हेलो एवरीवन, इट्स मुसाइद मलिक और वी आर स्टडिंग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को ऑलमोस्ट फुल चैप्टर कवर कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जो कि हम लोग सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल, ड्रग एंड अब्यूज वाला जो लास्ट पार्ट है हमारा एनसीईआरटी के अंदर, उसको हम कवर करेंगे। और ये लेक्चर को आप मिस मत कीजिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं भी हैं तो इस लेक्चर को आप तब भी जरूर देखिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगा। क्योंकि इससे आप लोग समझ पाएंगे कि हम लेक्चर में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं और क्या कोई भी ड्रग्स हमारी हमको एडिक्टेड हो सकता है या फिर हमको डिपेंडेंस उस पर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम ओपियोइड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, कोकीन के बारे में पढ़ेंगे, हेरोइन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए उसको हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सब्सटेंस अब्यूज़, हम एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। वेट फॉर अ मिनट। ओके, वी आर सेलेक्टेड। तो सब्सटेंस अब्यूज होते हैं, वो इन्होंने लिखा रखा है। अब्यूज मीन्स हम नॉर्मली जिसको यूज नहीं कर सकते, इलीगली, इथिकली, वो सब सारी चीजें रॉन्ग हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ये देखिए, मोस्ट ऑफ दी ऑफन आप लोगों ने ये देख रखा होगा, कोई स्मैक, इंजेक्शंस, ये डिफरेंट टाइप्स के जो भी एडिक्शंस लोग कर रहे हैं या सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं, वो सारे हम लोगों ने देख रखे हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी सीन आप लोगों ने नॉर्मली हर इंसान ने देखा होता है। कुछ रेयर एग्जाम्पल होंगे, तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जाम्पल हो सकता है आप हो, वरना मोस्टली सबने देख रखे होते हैं। ये देखिए, ये छोटे से बच्चे जिनको पता नहीं है कि लाइफ क्या है और ये लोग क्या कर रहे हैं, देख लीजिए। ये देखिए, ना कोई ट्रेन डॉक्टर है ना कोई नर्स है, लेकिन तब भी ये क्या कर रहा है, वेन्स में क्या कर रहा है, इंजेक्शन का यूज कर रहा है। देख पा रहे होंगे आप, ये इसने ब्लड लिया, ये बेसिकली क्या कर रहा है, हीरोइन या कोई भी ऐसा ड्रग अपने ब्लड के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर ले रहा है। लेकिन आप लोग सोचेंगे ये ब्लड इसके इंजेक्शन के अंदर कैसे आ रहा है। तो ये बेसिकली चेक करते हैं कि हमारा जो ये निडल है, स्विंग जो है, ये वेन में हमारी आर्टरीज, वेन्स में पहुंच पाई है नहीं पहुंच पाई है, वो सारी चीजें वेरीफाई करते हैं। ओके, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू यूएन, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ हेरोइन इन द साउथ एशिया। इंडिया हैज अ बिजनेस ऑफ 20 लाख करोड़ पर ईयर ऑफ डी ड्रग्स। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा नंबर है, 20 लाख करोड़। आप लोग एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं हुआ, बहुत बड़ा अमाउंट। जब जियो रिलायंस ने जब पहली बार जियो को इंडिया में लॉन्च किया था, तो उसमें टोटल खर्च पता है कितना आया, 1 लाख करोड़। यानी कि रिलायंस जियो जैसी 20 और कंपनी भी स्टेब्लिश की जा सकती हैं, जितने का हमारी पूरी कंट्री में इसका 20 लाख करोड़ का बिजनेस चल रहा है। किस चीज़ का, सिर्फ ये ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज सारी चीज़ों का। तो इंडिया बहुत सारा एक्सपेंस इसमें जा रहा है इंडिया का। अब इतना बड़ा एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग कैसे पे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। हाउ डू वी पे फॉर दिस हैबिट्स, हम इन हैबिट्स के लिए कैसे करते हैं। 45.5% लोग क्या कर रहे हैं, अर्निंग उनकी जो भी सैलरी है उसका 45.5% वो लोग उसमें कंज्यूम कर दे रहे हैं। अराउंड 42.5% जितना भी ये जो एक्सपेंसेस हमने देखा कि 20 लाख करोड़ का जो बिजनेस चल रहा है, कुछ लोग बरो करते हैं, कुछ गिवन मनी लेते हैं, फैमिली से लेते हैं, तो 42.5% ये अमाउंट हो गया। झूठ बोलकर जो ले रहे हैं वो 32.6% हो गया, और उधार जो अपने फ्रेंड से ले रहे हैं 22.3%। अब स्टील चोरी कर रहे हैं 14%। अब ये लोग जो चोरी कर रहे थे वो घर में कर रहे थे, अब बाहर जो चोरी कर रहे हैं 7.9। बैगिंग, भीख मांग रहे हैं 6.9। हेल्पिंग आर्टिकल स्टोलन, चोरी करके किसी का कुछ सामान बेच रहे हैं 5.9। 2.8 स्नैचिंग मनी फ्रॉम अदर मीन्स। ये डिफरेंस इन्होंने बता रहे हैं। देखिए, जब एक फर्स्ट वाला जो ऑप्शन लूज करेगा तो वो सेकंड पे आएगा, सेकंड वाला थर्ड पे आएगा, ये चेन ऑफ द रिएक्शंस चल रही है। तो इस तरीके से ये लोग अपनी हैबिट्स के लिए पे कर रहे हैं। बाकी हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, पंजाब एक ऐसी राज्य माना जाता है जिसको हम एक थोड़ा सा इसको डिक्रीज करते हैं साइज को। पंजाब जो हमारा है, पूरा लेक्चर में कवर नहीं हो रहा था इसलिए। पंजाब हमारा बड़े अपने ग्रेट्स अचीवमेंट्स के द्वारा जाना जाता है। इसका जो योगदान रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है, चाहे राजा रणजीत सिंह हो या उससे और भी जितने भी भगत सिंह हुए, डिफरेंट जितने भी हमारे
जो वीर आए हैं, मतलब जितने भी हमारे बेस्ट सेलिब्रिटीज़ आए हैं, तो उन लोग का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आपको मतलब हैरानी होगी ये जानकर कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन सीम्स टू बी ट्रैप्ड इन हीरोइन एडिक्शंस। मतलब 75% वहाँ की जो पॉपुलेशन है पंजाब की, वो इन सारी चीज़ में ट्रैप हो चुकी है। देखिए, पंजाब इज द मोस्ट एडिक्टेड स्टेट टू ड्रग्स इन इंडिया। इंडिया में सबसे एडिक्शन वाला जो स्टेट है वो पंजाब है। अबाउट 75% ऑफ द पॉपुलेशन सीम्स टू बी ट्रैप्ड इन द हीरोइन एडिक्शंस which is produced in Afghanistan and smuggled through Pakistan route। तो देख रहे हैं आप, यहाँ वहाँ की जो जनरेशन है अराउंड जैसे 100 पीपल हैं, तो 100 मिनट्स में से 75 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस एडिक्शन के ट्रैप में आ चुके हैं। तो अराउंड 25% पॉपुलेशन बची है। बाकी मतलब जितने ये ड्रग्स माफिया इन्होंने मतलब उसको कैप्चर कर रखा है। अब इसका मतलब इसमें जो प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो मतलब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मतलब ये जो ड्रग्स माफिया होते हैं ये पूरा मतलब सारी चीज़ मैनेज कर लेते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे ट्रैवलिंग करना है, सब कुछ मतलब कैसे स्कूल्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कॉलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले कैसे फ्रीली आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये, उसके बाद में फिर आपको स्लोली चार्ज करने लगेंगे। ऐसे ही एक बार किस कंट्री में हुआ था, वहाँ पर मैं उसका कंट्री का नेम भूल रहा हूँ, तो उस कंट्री ने क्या किया था, मतलब वहाँ का एक ड्रग्स माफिया धीरे धीरे पूरी गवर्नमेंट को चलाने लगा था। ये देखिए पंजाब ड्रग मेनेंस। अब ये एम्स ने एक जो मतलब आर्टिकल निकाला, मतलब थोड़ा सा डेटा उसने मतलब प्रोवाइड किया कंट्री को। 75-6% 18 से मतलब 35 साल के जो पर्सन है वो उसमें से 76% मतलब यानी कि मतलब पूरी एक बार की यंग जनरेशन जो है वो एडिक्टेड हो चुकी है। 56% रूरल एरियाज में, 21% ऑफ द फार्मर्स। देखिए जो फार्मर्स हैं उनको तक इन्होंने चपेट में ले रखा है। लेबर्स अनस्किल्ड वर्कर्स 27% है, 15% बिजनेसमैन है, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स 14% है। तो मोस्ट कॉमन ओपियोइड्स 53% यहाँ पर यूज होता है, हीरोइन 33% और मतलब बाकी डिफरेंट वैरायटीज। और जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर दे रखी हैं, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, मोगा, पटियाला, संगरूर, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दे रखे हैं जो कि टॉप मोस्ट पर हैं ड्रग्स एडिक्शन के नाम में। अब हाल ही में आपने ये केस बहुत सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत का, तो इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट हमारा एक ही ये कहना रहेगा कि हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा स्टार खो दिया। वो भी सिर्फ कहीं ना कहीं उसमें ड्रग्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब कंसिक्वेंसेस ऑफ ड्रग्स क्या होती हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, 1 सेकंड रुकिए बस, अब ठीक है। एक कंसिक्वेंसेस ऑफ ड्रग यूज क्या है, फैमिली में फाइट करेगा, नेग्लिजेंस होगा, सेपरेशन होगा, अगर फैमिली जॉइंट है तो डिवोर्स होगा, ट्रस्ट टूटेगा, सोशल स्टिग्मास, आइसोलेशन होंगे, ऑक्यूपेशनल एब्सेंटीज होगी, मतलब अगर कोई स्टूडेंट है तो वो छुट्टियां लेने लगेगा, रिड्यूस ट्रस्ट, लोगों से ट्रस्ट टूटेगा, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, फाइट्स होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, क्राइम्स होंगे, इंक्रीज मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मीन्स एक डिजीज है तो डिफरेंट होगी, ठीक है, डायबिटीज, आर्थराइटिस, मतलब डिफरेंट डिजीज, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज बनेगा, तो ये सारे इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब व्हाट एनसीईआरटी सेज, देखिए हम जो इतनी बात इतनी देर से कर रहे थे, आपको डायग्राम सिखा रहे थे, पंजाब के बारे में डिस्कस किया, इतना बड़ा इसका बिजनेस के बारे में डिस्कस किया, तो कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं थी। ये जो एनसीईआरटी बोल रहा है, देखिए फर्स्ट टाइम में इसके देखिए हमने भी सर्वे के बारे में बात किया। सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शोज दैट द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ। अब ये कह रहे हैं हमारे पास हमने जो एनसीईआरटी का है, इन्होंने देखिए डेटा नहीं दिखाया, स्टैटिस्टिक्स सर्वेज नहीं दिखाया, लेकिन हम लोगों ने वो डेटा भी कवर किया। सर्वे और स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि मतलब ड्रग और अल्कोहल का यूज जो है वो यूथ के अंदर मतलब धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है, ये एनसीईआरटी का कहना है। दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स। अब ये कह रहे हैं ये एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है, मतलब बहुत चिंताजनक बात है जिसका मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स इसके अराइज हो रहे हैं, तो इसमें हमको डिस्कस करना चाहिए। अब देखिए एनसीईआरटी ने जब यहाँ पर डाला है तो ये मेरे जैसे टीचर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई मैं सबको पढ़ाऊँ, क्योंकि देखिए 2-3 लोग आपकी लाइफ में लॉयल होंगे, एक आपके पेरेंट्स, एक आपके टीचर्स और एक आपका कोई भी मतलब हो सकता है बेस्ट फ्रेंड, वरना ये जो 2 लोग हैं ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके साथ में कभी गलत नहीं होंगे और मतलब आपसे कुछ गलत करने भी नहीं देंगे, ना होने देंगे। प्रॉपर एजुकेशन and guidance would enable you to safeguard themselves against these dangerous behavior patterns and follow healthy lifestyles। अब प्रॉपर एजुकेशन गाइडेंस, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस होगी, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं या कुछ मतलब यूथ क्या कर रहा है आज का कि
फर्स्ट टाइम यूज करके देखते हैं, बोलते हैं कि एक बार यूज करके तो देखते हैं हम ड्रग्स को होता क्या है एक्चुअली, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर एक बार भी उन लोगों ने इसका यूज कर लिया तो इसके जो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में होते हैं जो कि डीएक्टिवेटेड होते हैं, लेकिन अगर एक बार ड्रग चला गया तो उनको फिर वो अगर रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए तो फिर उनको क्लोज करना इतना आसान नहीं है, और अगर क्लोज नहीं होंगे तो फिर वो दोबारा डिमांड करेंगे सेम केमिकल की, नहीं देंगे आप तो फिर आपकी बॉडी में डिसफंक्शनिंग होने लगेगी, डिफरेंट सिम्टम्स आने लगेंगे, यहाँ तक कि कुछ डिजीज भी कॉज कर सकते हैं। थोड़ा सा साइज हम बढ़ा लेते हैं। ये प्रॉब्लम आ क्या रही है, अभी 1 मिनट में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, वेट फॉर अ वाइल। ये पीडीएफ बनाते टाइम थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया है। अब ओपियोइड्स की बात आती है, ओपियोइड्स हम देख लेते हैं। Opioids are the drugs which bind to a specific opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tracts। देखिए हम यहाँ पर opioids पढ़ेंगे और अपना कैनाबिनॉइड्स पढ़ेंगे और थोड़ी भी डिफरेंट ड्रग्स, अल्कोहल मतलब अब्यूज या कैनाबिनॉइड्स, कोकाइल, इन सबको पढ़ेंगे, इरिथ्रोजाइलम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमको इनका मोड ऑफ एक्शन, क्वेश्चन कैसे आएगा वो चीज़ देख लीजिए। इनका मोड ऑफ एक्शन पूछेगा, जैसे ओपियोइड्स किस आपके सिस्टम पे इफेक्ट करेंगे, तो ओपियोइड्स होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, मतलब वहाँ से ये रीअब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में, और फिर इनका सिस्टम वर्क, मोड ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है। देखिए लिखा है ओपियोइड्स आर द ड्रग्स व्हिच बाइंड टू अ स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और हमारे सेंट्रल नर्वस सीएनएस के अंदर होते हैं। हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक, हीरोइन को हम कॉमनली स्मैक बोलते हैं। केमिकली इसका नाम जो होता है डाईएसिटाइल मॉर्फिन, इसको डाईएसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं, विच इज दी वाइट कलर का पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, कड़वा होता है खाने में, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। दिस इज ऑब्टेन बाय द एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन, और ये मॉर्फिन के एसिटाइलेशन करने पर हीरोइन का बनती है, ठीक है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पोपी प्लांट पेपेवर सोमनिफेरम, जनरली टेकन बाय, और इसको हम कौन से प्लांट से लेते हैं, पेपेवर सोमनिफेरम, जिसको हम अभी प्लांट को भी देखेंगे, ठीक है। जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, हीरोइन इज रिप्रेजेंट्स एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस। अब जो हीरोइन है इसको हम लोग डिप्रेजेंट के जैसे भी यूज करते हैं। डिप्रेजेंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को स्लो डाउन करते हैं, हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। कई बार क्या होता है, इससे हमारे लंग्स कोलैप्स करते हैं और हमारे पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो हमें इनको देखते हैं। ये देखिए ये पेपेवर ओपियम, ओपी का प्लांट है, सब पेपेवर सोमनिफेरम भी बोलते हैं इसको। ये देखिए ये प्लांट आप देख लीजिए, ये पेपेवर सोमनिफेरम का प्लांट है। एक्चुअली आज प्रॉब्लम क्या है, आज हमारा ये जो पीडीएफ का सिस्टम है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये क्रॉपिंग नहीं कर पा रहा है सही से, लेकिन हम आपके लिए लेक्चर तो कल इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड करना। ये देखिए ये जो वाइटेस्ट ये मिल्क दिख रहा है, इसी से ही डिफरेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्लांट का, स्मैक जिससे बन रही है, मॉर्फिन जिसको हम बोल रहे हैं, वो सारे कंपाउंड्स इससे बन रहे हैं इंपॉर्टेंट। और इसके लिए बेसिकली लाइसेंस लेना होता है। मोस्टली इसकी जो एग्रीकल्चर होती है इंडिया में भी होती है बदायूं साइड में, लेकिन इसके लिए मोस्ट अफगानिस्तान में इसकी खेती बहुत होती है, वहाँ पर इसकी लाइसेंस की वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब साइन ऑफ ओपियोइड अब्यूज़, मतलब किसी पर्सन ने ओपियम ले रखा है तो उसके सिम्टम साइंस क्या होंगे। माइट भी पॉसिबल कि अब ये कवर हो जाए, या अब देखिए अब ठीक हो गया। प्रॉब्लम कर रहा है लेकिन अब इसको सही कर लिया। देखिए रैपिड मूड स्विंग, आपका मूड स्विंग हो सकता है, किसी पर्सन का लेथर्जी हो सकती है, रेस्टलेसनेस होगी, ज़्यादा सोने लगेगा, डायलेटेड पपल्स का इनका
डायलेटेड होने लगेंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, माउथ सूखने लगेगा, नोज इची स्किन हो जाएगी, चेंजेस इन एपेटाइट, भूख लगने में प्रॉब्लम होगी, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग होगी। तो ये ओपियोइड्स के अब्यूज के मतलब सिम्टम्स हो गए कि वो पर्सन ओपियोइड ले रहा है तो उसको आप मतलब इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। अब कोई पर्सन ले रहा था तो उसको लेना बंद कर दे ओपियोइड्स का तो क्या इफेक्ट्स होंगे? देखिए हेडेक होगा, जनरल सिकनेस, एक्सट्रीम फिजिकल पेन, पैरानिया, फिजियोलॉजिकल अनरेस्ट, हेलुसिनेशन, पैनिक, वोमिटिंग, डायरिया, डेथ। इवन डेथ भी हो सकती है। अगर कोई हाई क्वांटिटी में ले रहा था उसका मतलब सडन एकदम रोक दिया जाए, विड्रॉ कर दिया जाए ओपियोइड्स को, तो उसकी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं, किसी को डी एडिक्टेड करते हैं, डिफरेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। मतलब कोई पर्सन अगर ड्रग से एडिक्टेड हो गया तो उसको ठीक नहीं कर सकते। यू हैव टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर एंड वो आपके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मतलब आपकी डायग्नोस करने के हिसाब से कितना केमिकल्स आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट है और कितने रिसेप्टर्स आपके ब्लॉक हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा वो। और पॉसिबल है, काफ़ी सारे एक्टर्स वापस आए हैं इस सारी चीज़ से। ओपियोइड पेन किलर, इसका लोग पहले मेडिकल प्रोफेशन में इसको हम पेन किलर्स मतलब, या कई बार क्या होता है किसी कोई पर्सन की जनरल सर्जरी हुई है, एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया जो होता है ना, लॉन्ग टाइम सर्जरी में के लिए यूज़ होता है, मतलब 4-4 घंटे 8-8 घंटे या कई बार तो मतलब मोर देन 24 आवर्स की जो सर्जरी चलती है उसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो उसमें ये सारे कंपाउंड से मिक्स होते हैं, कई बार जो सिरप आती है उसके अंदर ये कंपाउंड्स होते हैं, तो लोगों ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। ओपियोइड अब्यूज कंटिन्यूज टू बी राइज और ये बढ़ता जा रहा है। एडिक्शन रेट्स, क्राइम रेट्स, ओवरडोज रेट्स क्लाइम एज वेल, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही। यूएस अराउंड कंज्यूम्स 80% ऑफ द वर्ल्ड ओपियोइड्स। अब यूएस में 80% जो वर्ल्ड में सारा ओपियोइड्स बन रहा है वो यूएस कंज्यूम कर रहा है कि हाँ। ओपियोइड जस्ट लाइक हीरोइन, ये हीरोइन के जैसे ही होता है। Increases in painkiller abuse and rise of prescription cost causes a rise in the abuse of heroin। अब क्या हुआ, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर्स इसका कैसे यूज़ करते हैं नॉर्मल पर्सन को, जैसे कि पर्सन एक्चुअली नॉर्मल नहीं है, उसका मतलब पता चल गया है कि पर्सन की डेथ हो जाएगी विद इन अ मंथ, जैसे कैंसरस डिजीज से मतलब कोई पर्सन अफेक्टेड है, या कोई मतलब ऐसी डिजीज है, कोई भी डिजीज ऐसी है जो लाइफ थ्रेटनिंग या फैटल है, इन द केस ऑफ HIV-2, तो क्या होगा, तो उस केस में हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना होता है। मतलब अगर कंफर्मली हमको पता चल गया है कि इसका इतने डेज, मतलब मान लीजिए 20 डेज मतलब ये पर्सन जी सकता है, तो फिर हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम स्टेरॉइड्स और जितने भी ये जो हमारे ओपियोइड्स और कैनाबिनस प्लांट से मतलब जितने मिलने वाले ड्रग्स हैं, इन सारी एडिक्टेड जितनी भी ड्रग्स हैं, इन सब का हम यूज़ करते हैं। अब बात आती है कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं। कैनाबिनॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स सच व्हिच इंटरैक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द ब्रेन। अब ये चीज़ आप लोग अपने ब्रेन में क्लियर कर लीजिए, जैसे कि हमने जो बात की थी अभी ओपियोइड्स के बारे में बात की थी, तो ये जो होते हैं इनके रिसेप्टर्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और हमारे CNS में होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लेकिन कैनाबिनॉइड्स के जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नहीं होते। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिनस सटिवा। तो इसका जो नेचुरल जो हमारा इसको हम प्रोक्योर करते हैं वो किससे करते हैं, हम कैनाबिनस सटिवा प्लांट से करते हैं। द फ्लावर, स्टॉक्स, लीव्स एंड द रेसिन्स कैनाबिनस प्लांट्स आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हर्शीज, चर्च, गांजा। इसका कैनाबिनॉइड प्लांट जैसे जो जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भांग का पेड़, तो ये वो प्लांट होता है। इससे डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट चीज़ बनाते हैं, जैसे लीफ से marijuana, हसीस, चरस एंड गांजा। ठीक है, जनरली टेकन बाय द इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शंस, दीज आर आल्सो नोन फॉर द इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। और इसके इफेक्ट्स हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे पड़ते हैं, उसको स्लो डाउन कर देगा या ब्लड प्रेशर को हाई कर देगा। तो ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। ये देखिए, ये लीव्स ऑफ कैनाबिनस सटिवा का दिखा रखा है, ये इसका जो मॉलिक्यूल है ये इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर आप एज इट इज याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब भी आता है तो ये एज इट इज पूछते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर है, ए है, बी है, सी है, तो वो आपको चूज करना होता है। यहाँ पर देखिए OH है, वहाँ पर OH है, ये बेंजीन रिंग है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। डेंजर ऑफ मैरिजुआना, कैनाबिनॉइड्स इंड्यूसेस सीजर्स, ये दिखा रखा है प्लांट, आपको इजीली पहचान गए होंगे, ये भांग का पेड़ प्लांट है और इसको मतलब मोस्टली जानते हैं आप लोग। ये देखिए इसकी लीव्स को कैसे मतलब फ्लावर को काट कर बना रखा है।
ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं कैनाबिस के, मतलब जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में इसको यूज कर रखा है डिफरेंट इफेक्ट्स पाने के लिए मॉडिफाई कर रखा है। और बात आती है, ये देखिए ये हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स में कैसे काम करता है। ये प्रीस हमारी जैसे ये एक न्यूरॉन का एंडिंग पॉइंट है, ये एक दूसरा है, तो यहाँ पर ये रिसेप्टर्स नॉर्मली हमारे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, लेकिन इसके बीच में ये जो कैनाबिस जो हमारा कैनाबिनस हमने लिया है, इसके अंदर डिफरेंट कोई भी कॉम्बिनेशन लिया है तो डिफरेंट रिसेप्टर्स इसके बीच में इंटरफेयर करते हैं तो हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं कर पाती है और जितनी भी जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार तो ये हमारा इम्यून सिस्टम की जो टी सेल्स होती हैं थाइमस के अंदर, उसमें ये CB2 रिसेप्टर्स कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, ये वहाँ पर जाके जुड़ जाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम से भी ये खेल लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर C1 कैनाबिनॉइड रिसेप्टर ये यहाँ पर जुड़ गया था ब्रेन के अंदर C1 से जुड़ते हैं, CB1 से जुड़ते हैं और हमारे थाइमस के अंदर CB2 से जुड़ते हैं। कुछ नहीं, वो स्नेक आ गया था उधर से और कुछ नहीं था, नॉर्मल है सब कुछ। कोका एल्कलॉइड्स और कोकीन। अब कोका एल्कलॉइड्स और कोकीन क्या होते हैं? देखिए कोका एल्कलॉइड्स और कोकीन ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि थोड़े से एडवांस ड्रग्स हैं, मतलब इनका यूज मोस्टली नॉर्मल पर्सन नहीं करते क्योंकि ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, मतलब जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, एक्टर्स होते हैं डिफरेंट, तो वो सारे लोग यूज करते हैं ये क्योंकि कॉस्टली ज़्यादा होते हैं। कैनाबिनॉइड्स और कोकीन आर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका नेटिव टू साउथ अमेरिका। ये नेटिव टू साउथ अमेरिका होता है, ये कोकाजाइलम प्लांट से होता है। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा डोपामिन होता है, जो अभी जैसे हमने पीछे देखा था CB1 रिसेप्टर्स और CB2 रिसेप्टर्स, ये उनके बीच में इंटरफेयर करता है क्योंकि डोपामिन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। कोकीन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड। इसको हम नोज के थ्रू मतलब स्मेल कर लेते हैं और ये इसको कोकीन बोलते हैं, कोक भी बोलते हैं, कुछ लोग क्रैक भी बोलते हैं। इट हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया और इंक्रीज एनर्जी। और कई बार तो इसका यूज़ हम कुछ देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं, ये सेंस ऑफ यूफोरिया देता है। भले से आप कितने भी कमजोर हो लेकिन आपको इस फीलिंग ऑफ स्ट्रांगनेस ये प्रोवाइड करता है, एनर्जी आपकी बड़ी भी आपको लगेगी। इंक्रीज डोजेज ऑफ द कोकीन कॉजेज हेलुसिनेशन। और अगर ज़्यादा डोजेज हम इसकी बढ़ा लेते हैं तो आपको हेलुसिनेशन होने लगेगा। हेलुसिनेशन मीन्स आप लोग सोचेंगे, मतलब कुछ भी बातें करने लगेंगे, जैसे कि आप लोग कभी 1 घंटा बैठकर आप चेयर से बात कर सकते हैं, 20 मिनट बैठकर आप लोग किसी बुक को आप मतलब एक फ्रेंड बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट बात हो सकती है। अदर वेल नोन प्लांट्स विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एल्ट्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा। These days cannabinoids are also being abused by some sports person। जैसे बताया था मैंने कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी इसको यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग देयर परफॉर्मेंस और बीइंग एनर्जेटिक। और बेलाडोना, एट्रोपा और धतूरा ये भी इनके भी सेम एक्शंस होते हैं, ठीक है। ये प्लांट दिखा रखा है कैनाबिनस, सॉरी उसका कोक का प्लांट दिखा रखा है। ये देखिए ये पर्सन इसको स्नॉट कर रहा है, ये स्नॉट कर रहा है, ये गर्ल इसको स्नॉट कर रही है। इस पर हम सोच रहे हैं एक छोटी सी 15 to 20 मिनट्स की एक मूवी भी हम लोग क्रिएट करें। ये देखिए मोड ऑफ एक्शन दिखा रखा है, ये कैसे इंक्रीज टेम्परेचर करेगा, पपिल डायलेशन, ये पपिल का डायलेशन करता है, सेंस बैलेंस बिगाड़ देता है, हार्ट में प्रॉब्लम करेगा, ये सारे लंग्स में प्रॉब्लम करेगा, वो सारे सिम्टम्स और वो दिखा रहे हैं। ये देखिए एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिखा रहा है। कई बार तो एनसीईआरटी का डायग्राम ऐसे होते हैं कि आप लोग नॉर्मल पिक्चर से उसको कंपेयर करोगे तो भाई लगेगा कि ये है ही नहीं इसके, इसलिए हम लोग वो जो नेचुरल डायग्राम होते हैं जो आपके लिए इजीली अवेलेबल होते हैं वो सारे भी हम लेक्चर्स में ले लेते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ। ये देखिए धतूरा, थॉर्न है, थॉर्न एप्पल भी बोलते हैं इसको धतूरा। स्टोमोर्नियम, ये हमारे इंडिया में तो नेचुरली विलेज रूरल एरियाज में सब जगह मिल ही जाता है। अब रनिंग अमॉक क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको देख लीजिए। रनिंग अमॉक में क्या होता है, कोई पर्सन उसको सडन एपिसोड ऐसा मतलब बिहेव कर सकता है कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन लेट से मंदिर में गया, मंदिर में से जाने के बाद में उसको ऐसा लगेगा कि उसको किसी भी गॉड ने जहाँ पर भी वो गया या किसी और रिलीजियस प्लेस में गया या वहाँ नहीं भी गया, मतलब मान लीजिए
तो वहां से जब वो निकलेगा उसको कहेगा कि गॉड ने उसको मैसेज दिया है कि जो भी रास्ते में उसको मिले उसको किल कर दो। तो कई बार वो क्या करेगा, कोई पर्सन जा रहा है उसको मतलब वो किल कर देगा, भले से काट के करे, मार के करे, जैसे भी करे, मतलब उसको किल करेगा वो। सेकंड पर्सन अगर उसको मिल रहा है तब भी वो सेम एक्टिविटी उनके साथ में करेगा, थर्ड मिल रहा है तब भी वो सेम एक्टिविटी उसके साथ करेगा। इसलिए मतलब उसका क्या होगा, एन एपिसोड ऑफ द सडन मास असॉल्ट अगेंस्ट पीपल्स ऑन ऑब्जेक्ट्स यूजुअली बाय सिंगल इंडिविजुअल्स फिजियोलॉजिकल बिहेवियर। तो ये ऐसा बिहेवियर क्रिएट कर देंगे जिससे कि मतलब वो कई सारे पर्सन्स को की डेथ का कॉज बन सकता है। ड्रग्स लाइक बार्बिटोरॉइड्स, एम्फेटामाइन्स, benzodiazepines and other similar drugs that are normally used as medicines to help patients cope with mental illness like depression and insomnia are often abused. अब कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स में प्रिस्क्राइब यू, जैसे किसी पर्सन को नींद नहीं आ रहा तो उनको इंसोम्निया के लिए मतलब डिफरेंट बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिटोरेट्स, एम्फेटामाइन्स का यूज करते हैं, लेकिन वो लोग उसका प्रिस्क्रिप्शन रख लेते हैं और फिर किसी भी केमिस्ट की शॉप पर जाकर वो सेम दवा यूज करते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की, और उससे फिर डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन द पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। जो पर्सन सर्जरी में जाते हैं तो उसमें मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है और इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करके रखा जाता है, तो बहुत बढ़िया पेन किलर का जैसे वर्क करता है। मार्केट में इसका ट्रेड नेम जैसे कि पैरावान स्पार्क के नाम से ये बिकता है। Several plants, fruits and seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicines, religious ceremonies and rituals all over the globe. अब कई बार क्या होता है, हमारे कोई रिचुअल्स हैं, रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं, तो उसके चलते हुए हम लोग ये उसको फॉलो करते आ रहे हैं, उसका यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, हमारा जो मेडिसिनल वैल्यू है उसके हिसाब से हमको इन सब सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ना कि इनको रिचुअल्स के जैसे बना लेना चाहिए कि ये डे है तो ये गॉड ने इसको यूज़ किया है तो हम इसको यूज़ करेंगे। आई थिंक ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसका जो लिमिटेड यूज़ है वो सारा चीज़ करना चाहिए। When these are taken for a purpose other than the medicinal use or in amounts frequency, it impairs the physiological functioning and called constitutes drug abuse। मतलब इन सारे जो हमारे यूज़ दे रखे हैं इनके अलावा हम इन सबको मतलब इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं एज पर आवर बेनिफिट, मतलब बेनिफिट क्या हमारे लॉस के लिए कर रहे हैं, तो वो सारी कंडीशन फिर ड्रग अब्यूज में कहलाएगी। अब बात आती है स्मोकिंग की। स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स, और ये भी ड्रग्स के जैसे ही नुकसानदायक है। टबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस बीइंग फॉर मोर देन 400 इयर्स। अब देखिए टबैको का हम यूज 400 साल पुराना मतलब हमारा इतिहास है, जिस तब से हम इसको यूज करते आ रहे हैं। इट इज स्मोक्ड, और आपको जान क्या हैरानी होगी, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे उन्होंने भी मतलब अमेरिका पे यूएस पे अटैक किया था, तो उन्होंने वहाँ पर मतलब लार्ज स्केल में टबैको का प्रोडक्शन किया था और पूरी मतलब ग्लोब में इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया था, इससे अपने वो पूरा सिस्टम चला पा रहे थे। ओके, तो मतलब डिफरेंट कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमको अपने सिलेबस के हिसाब से चलना है। Tobacco contains a large number of chemical substances including nicotine as an alkaloids। इसमें जो अल्कलॉइड सब्सटेंस होता है वो निकोटीन होता है। ये हमारे रिसेप्टर्स को कुछ एक्टिवेट कर देता है, हमारे कुछ प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में बना देता है, इससे भी कैंसर कॉज होता है। निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन बोथ व्हिच रेज द ब्लड प्रेशर इंक्रीज। तो इनडायरेक्ट नॉर्मली हमारी ये बॉडी पर क्या करेगा, हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ा देगा, जिससे हमारा बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा और मेटाबॉलिक प्रोसेस और फास्ट हो जाएगी। When one uses packets of the cigarettes, or one cannot miss the statutory warnings which is present on the packet which warns against the smoking and says how it is injurious to the health। देखिए हम लोग देखिए मूर्खता की भी लिमिट होती है, ठीक है। होता क्या है, जब कोई भी पर्सन एक सिगरेट का पैकेट या पाउच जब परचेज करता है तो उस पर लिखा होता है कि इट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ, और मतलब ये डिस टाइप ऑफ कैंसर करेगा, डेड टाइप ऑफ कैंसर करेगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि हम उसको कंज्यूम करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने फोटोग्राफ तक दिखा दिए, लेकिन आपने कभी अगर रियल लाइफ में किसी हॉस्पिटल में जाके वो सारे केसेस देखेंगे ना तो आप डर जाएंगे। Yet smoking is very prevalent in a society both young and the old। और उसके बावजूद भी मतलब स्मोकिंग को इतना कूल समझते हैं ये लोग, लेकिन इनको ये नहीं पता इससे बड़े फूल कोई नहीं है। Knowing the dangerous smoking, chewing tobacco and its addictive nature, youth and old needs to avoid these habits।
और ये सब कुछ ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उसके बाद भी मतलब ये लोग वो सारी हैबिट्स को अवॉइड नहीं करना चाहते हैं। एन एडिक्ट रिक्वायर्स काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ दी हैबिट। अब देखिए, जो एडिक्टेड पर्सन होता है उसको मेडिकल हेल्प और काउंसलिंग की जरूरत होती है। अगर आप नॉर्मली किसी से कहेंगे कि भाई स्मोकिंग नहीं करनी है, टोबैको नहीं च्यूइंग करनी है, तो वो अभी आपके पास सुनेगा और उसके बाद में आप बाहर जाएगा और आप देखना कि वो टोबैको भी च्यूइंग करता होगा, अगर स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग भी करता होगा। इसके लिए थोड़ी लॉन्ग टर्म की काउंसलिंग चाहिए होती है और मेडिकल हेल्प तो चाहिए ही चाहिए होगी, क्योंकि कुछ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं जो कि एडिक्शन को कम करते हैं। ये देखिए, सबने दे रखी होगी गोल्ड फ्लेक, ये वो डिफरेंट टाइप्स के कैंसर्स को दिखा रखा है यहाँ पर, देख रहे हैं आप, लेकिन तब भी पर्सन इसका यूज़ करना बंद नहीं कर रहे हैं। ये माई फेवरेट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू कैन शेयर टू एनीवन ऑफ योर फ्रेंड्स। इफ यू थिंक दैट स्मोकिंग मेक्स यू लुक कूल बिगर देन यू, देयर इज नो अदर फूल। ठीक है, ये कार्टून भी हंस रहा है इस पर। कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि स्मोकिंग आपको कूल बनाती है, आपको स्मार्ट बनाती है, तो समझ लीजिए आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, मूर्ख आपसे बड़ा इतना कोई नहीं है। अब एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज, जब किशोरावस्था आती है, कोई भी टीनेजर जब मतलब एडोलसेंस की एज में होता है, या एडोलसेंस या टीनेज सेम चीज है, लेकिन उसको हम पढ़ते हैं। एडोलसेंस मीन्स both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or attitudes and beliefs for effective participation in society. एडोलसेंस वो एज होती है जिसमें कोई भी एक बच्चा अपनी सोसाइटी में अपने आप को एक्सप्रेस करने की, मतलब पूरी तरीके से बिलीव्स को इफेक्टिवली पार्टिसिपेट या मतलब अपने बिलीव्स को एक्सप्रेस करने की पूरी पोटेंशियल लगता है। दिस पीरियड्स बिटवीन 12 to 18 years of age में थॉट ऑफ एन एडोलसेंस पीरियड, और 12 से लेकर 18 साल की एज को हम एडोलसेंस पीरियड बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एडोलसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्टहुड। ये एक ऐसा ब्रिज है जो कि बच्चे से और मतलब जो बड़े लोग होते हैं एडल्टहुड, उनके बीच का एक ये ब्रिज है, मतलब एक स्टेप है। एडोलसेंस इज अकम्पनाइड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। इसको हम पहचान सकते हैं, काफ़ी सारे जो हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, वॉइस में चेंजेस, मतलब डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि एडोलसेंस आ चुकी है। एडोलसेंस इज अ वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो मतलब एडोलसेंस बहुत वल्नरेबल फेज भी है, मतलब इसमें अपने आप को सेफ रखना है, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आप गलत पाथ पे अगर एक बार डाइवर्ट हो गए तो लौट कर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये देखिए, प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं, आर्मपिट्स में हेयर आने लगे और मॉस्टेच आने लगे, ये डिफरेंट चीज़ें दिखा रही हैं। इसको आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। द पीरियड ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल्स बिकम अ यंग मैन, और सारे स्टेप्स दिखा रखे हैं। एडोलसेंस स्टार्टिंग टू 19 ईयर, टीनेज कहलाएगा, बोथ सेक्स, ये इंपॉर्टेंट। एडोलसेंस इज अ जनरल टर्म यूज फॉर टीनेजर। एडोलसेंस ऐसा नहीं कि बॉयज के लिए अलग वर्ड यूज करेंगे, गर्ल्स के लिए यूज करेंगे, ये एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, विच कैन बी यूज फॉर द बोथ गर्ल्स एंड द बॉयज। ये देखिए, इस एज में आपको पीयर प्रेशर्स भी होता है। पीयर का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, जो लोग अगर कंफ्यूज हैं। पीयर मीन्स आपके सेम एज ग्रुप के जो पर्सन जिनको आप मतलब फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपके सेम सर्कल के लोग हों, जैसे कि आप सेम एज के, जैसे आप अगर 12th में पढ़ रहे हैं, दूसरा पर्सन 12th में, वो आप अगर आप 18 to 19 एज के हैं तो वो भी 18 to 19 एज का होगा, तो उसको पीयर प्रेशर या पीयर बोल सकते हैं हम लोग। ये देखिए, ये नॉर्मल होता है सब इस एज में, और ये वो टाइम होता है जब आप मतलब अपनी हेल्थ, अपनी स्किन, अपनी मतलब ब्यूटी, इन सबको मतलब आप नर्चर करने लगते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं, केयर करने लगते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। Curiosity, need to adventure and excitement and experimentation constitutes a common cause which motivate youngsters toward drug and alcohol abuse. अब इस एज में आकर आपको क्यूरियोसिटी होने लगती है कि why should we not try for the one time, मतलब हम एक बार के लिए इसको क्यों ना यूज़ करें, फिर हम कई बार तो ऐसा होता है इस एज में एक्सपेरिमेंटेशन करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है कि आई शुड फॉल फ्रॉम हियर, और मतलब ये सारी एक्टिविटी करने की। कॉमन कॉज मोटिवेट यंगस्टर्स टुवर्ड्स ड्रग एंड एल्कोहल यूज। तो मतलब दूसरों को देखते हैं तो हमारे ऐसा लगता है कि एक बार तो अल्कोहल भी यूज़ करना चाहिए। अ चाइल्ड नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम टू एक्सपेरिमेंट, और उसके लिए नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है एक्सपेरिमेंट की। लेकिन इसी सारे एक्सपेरिमेंटेशन के प्रोसेस को अगर हम किसी लर्निंग फेज में ले जाएं तो फिर ये उसके लिए एज बन जाती है। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय इफेक्ट्स दैट माइट बी परसीव्ड एज अ बेनिफिट ऑफ अल्कोहल और ड्रग अब्यूज, और ये कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है हमारे बेनिफिट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज में।
Thus, the first use of drug or alcohol may be out of curiosity and experimentation, but later the child starts using these to escape facing problems. देखिए, पहली बार हम ड्रग या अल्कोहल का यूज एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन जब उसको मतलब थोड़ा सा सेंस ऑफ यूफोरिया और मतलब डिफरेंट फीलिंग ऑफ वेलनेस लगेगी इसको फर्स्ट टाइम यूज करके, तो दूसरी टाइम किसी प्रॉब्लम को फेस करेगा तो उस टाइम में वो यूज करने को उसको प्रेफरेंस देगा। और ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज मतलब जितने भी ये सब्सटेंस होते हैं, इनका एक फंडा ये होता है कि अगर इस बार आपको 1 ग्राम चाहिए तो अगली बार इसको आपकी डोजेस 1.1 ग्राम होगी, तब ये मतलब वही इफेक्ट देंगी, तो इसलिए इसकी डोजेस बढ़ती चली जाती हैं। Of late, stress from pressure to excel in academics or examination has played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drugs. ये फर्स्ट पॉइंट का कहने का मतलब मीन्स ये है, आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कई सारे स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, मेहनत करने के हिसाब से वो मार्क्स नहीं अचीव कर पाते हैं, या फैमिली का प्रेशर होता है, या कुछ और भी प्रेशर होता है, या मतलब कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, ये एक्सपेक्टेशंस किसी से टूट जाती हैं, तो मोस्ट ऑफ द चाइल्ड्स के करते हैं अल्कोहल की या ड्रग्स की वो शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। The perception among the youth it is cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol is also a way of major cause for the youth to start these habits. जैसे कि हम लोग सेकंड पॉइंट हमारा बताना चाह रहा है कि परसेप्शन बना हुआ है हम लोगों के अंदर कि ड्रग्स जो है, अल्कोहल है, ये बड़ा कूल है। जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी कबीर सिंह, अगर नहीं देखी है तो कभी एग्जाम के बाद देखना, इतनी हिट मूवी हुई है, लेकिन उसको होना नहीं चाहिए क्योंकि उस ऐसी मूवीज ही प्रमोट करती हैं कि ड्रग और अल्कोहल अब्यूज का। और इट माइट बी पॉसिबल कि मैं ये लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो और इससे कॉपीराइट इशू में भी आ सकता है। टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट आल्सो प्लेस टू प्रमोट दिस परसेप्शन। और आजकल टेलीविजन, मूवीज, मतलब इतनी बड़ी मूवीज जो बनती हैं उसमें कहीं ना कहीं अल्कोहल, ड्रग अब्यूज को दिखाया रखा होता है, मतलब उसके मतलब बेनिफिट्स दिखा रखे हैं, उसकी नेगेटिव साइड्स को एज अ पॉजिटिव साइड मतलब कन्वर्ट करके दिखा रखा होता है, और ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत गलत चीज़ है। अदर फैक्टर्स दैट हैव बीन seen to be associated with drug and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupported family structures and peer pressure. कई बार अनस्टेबल होता है, अनसपोर्टेड फैमिली स्ट्रक्चर्स की वजह से मतलब ये सारे फैक्टर्स में वो आ जाता है। ये देखिए, अब यहाँ पर दो पेरेंट्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे के ऊपर जो मतलब इफेक्ट पड़ रहा है उसको आप ये दोनों पेरेंट्स अभी नहीं समझ रहे, क्योंकि यूएस में एक टॉप 10 क्रिमिनल्स को लिया गया, उनकी जब फैमिली हिस्ट्री पता की गई, कोई मतलब टॉप जो 10 किलर्स थे, तो वो मोस्टली जितने भी किलर्स थे तो उनका जब पूरा वहाँ पे मतलब एक्चुअली डेटा पूरा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती रहती है। तो हुआ क्या, एक्चुअली क्या हुआ, जूम हो गया, पहले तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं। तो वहाँ पर ये पता चला कि जितने भी फैमिलीज में जिनकी कॉन्फ्लिक्ट्स रहती थी, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स रहती थी, मनी प्रॉब्लम रहती थी या डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स रहती थी, उनके वो सारी प्रॉब्लम्स रहने के कारण मतलब वो जो था पर्सन, जो चाइल्ड था, वो एक मतलब क्रिमिनल के में ही कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हैं? However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can more forerunner to addiction। ये इंपॉर्टेंट लाइन, इसमें इन्होंने कहा कि ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर आप एक बार भी इसका ड्रग का यूज कर रहे हैं तो आपके लिए मतलब एक बार स्टार्ट कर दिया अपने चेन, तो ये क्लोज होना बहुत ही रेयरनेस्ट ऑफ द रेयर है नॉर्मली अगर करेंगे। Thus, the addictive potential of the drugs and alcohol pull the users into vicious cycles, leading to their regular abuse from which he may not be able to get out। तो मतलब अगर आपने एक बार यूज किया तो आपको ये रेगुलर साइकिल में अपनी कॉन्फ्लिक्ट कर लेंगे। एक बार यूज किया, दूसरी बार कहेंगे एक बार और ट्राई करते हैं, दूसरी बार लगेगा कि भाई इस बार छोड़ देंगे, और धीरे धीरे आपकी बॉडी का ब्रेन से मतलब कंट्रोल खोवा देते हैं। मतलब आपकी बॉडी पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते, धीरे धीरे आप अपना कंट्रोल लूज करते होते हैं, और एक बार कंट्रोल लूज हो गया फिर आपको इस सारी चीज़ों में एडिक्टेड हो ही जाएंगे। In the absence of any guidance in counseling, the persons get addicted and becomes dependent on their use। और अगर उसको प्रॉपरली गाइडेंस ना मिले तो वो पर्सन इस सारी चीज़ों में इफेक्टेड हो जाता है और फिर उस सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट भी हो जाएगा। अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ा एडिक्शन,
अब डिपेंडेंस क्या होती है? इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ द ड्रग्स अल्कोहल इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। जैसे कि कोई पर्सन एडिक्टेड था, अल्कोहल यूज कर रहा था या कोई भी ड्रग यूज कर रहा था, तो उसको सेम डोजेज अगर डेली अब नहीं मिलेंगी तो वो उस पर डिपेंडेंस हो जाएगा और फिर उसकी प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, तो यहाँ तक कि वो एबनॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाएगा और डिफरेंट उसको कोमॉर्बिड कंडीशंस भी हो सकती हैं, डिफरेंट डिजीज में अगर इवन उसका हार्ट फेल हो जाए, उसको मतलब लाइफ थ्रेटनिंग डेथ भी हो सकती है। तो इस सारी चीज़ों में डिपेंडेंस कम करने के लिए हमको कुछ ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं जो ड्रग्स का इफेक्ट कम करती हैं, जो कि एक्चुअली सल्फर कंटेनिंग होती हैं। Dependence is a characteristic by anxiety, shakiness, nausea and sweating which may be relieved when use is resumed. अब किसी पर्सन की, अब अगर नॉर्मली जैसे कोई एडिक्टेड पर्सन था, वो अल्कोहल यूज करता था डेली, तो आपने उसके अल्कोहल को बंद कर दिया तो होगा क्या? उसको एंग्जाइटी, परेशानी होने लगेगी, थकान होने लगेगी, शेकीनेस आने लगेगी, नोसिया, स्वेटिंग, वोमिटिंग, मतलब डिफरेंट सिम्टम्स आने लगेंगे। In some cases, withdrawal symptoms can be severe and even life-threatening, and the persons may need to critical सुपरविजन। तो इन कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि हम लोगों को अगर मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले, प्रॉपर अगर मतलब गाइडेंस ना मिले तो क्या होगा? एक्चुअली मैं अपना कैमरा देखने गया था। प्रॉपर अगर गाइडेंस ना मिले तो प्रॉपर सुपरविजन ना मिले तो फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। Dependence leads to the patients to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satisfy his or her needs. This results in many social adjustment. जैसे कि हमने प्रॉब्लम पीछे भी हमने एक जो डेटा लिया था उसमें दिखा रखा था कि मतलब कैसे कोई पर्सन कितना अमाउंट किस चीज़ के लिए पे कर रहा है तो वो कहाँ से लाएगा। तो वही चीज़ दिखा रखी है कि ये मतलब आपके सोशल कनेक्शंस भी बेकार कर सकते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। अब इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ रेकलेसनेस, बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस। मतलब लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, आपके सोशल कनेक्शंस मतलब खत्म होंगे, ये सारी चीजें होंगी। एक्सेसिव डोजेज ऑफ द ड्रग्स मे लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और सेरेब्रल हेमरेज। आपके ब्रेन में ब्लड, सेरेब्रल में ब्लड इकट्ठा हो जाए, वेसल्स मतलब ब्रस्ट हो जाए, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए या इवन कोमा में चले जाए, डेथ हो सकती है। ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक में अल्कोहल रिजल्ट्स इन द ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ। कई बार कुछ पर्सन क्या होते हैं अल्कोहल के साथ में कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, तो दैट माइट बी द केस ऑफ द मतलब उन पर्सन की डेथ हो जाती है, क्योंकि मतलब ड्रग्स कोई भी हम जैसे मेडिसिन लेते हैं वो अल्कोहल के साथ कैसे केमिकली बिहेव करेगी, इन सबकी नॉर्मल पेशेंट को पता नहीं होता है कि उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि वो तो कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही बता पाएगा या कोई किसी ने कोई पर्सन ने मॉलिक्यूल बनाया, किसी साइंटिस्ट ने, वही मतलब क्लियरली बता पाएगा। तो इसलिए हमको अल्कोहल के साथ में कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कॉमन वार्निंग्स एंड साइंस ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यू। अब आप कैसे पहचान पाएंगे कि कोई पर्सन मतलब एडिक्टेड है या ड्रग का यूज कर रहा है? देखिए उसका ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर कोई बच्चा रेगुलर था और स्कूल आना छोड़ दिया है, कोई मतलब उसको डिजीज नहीं है, अनएक्सप्लेन एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल, बिना बात से मतलब छुट्टियां मारना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, मतलब कोई पर्सन पर्सनल हाइजीन का पहले ध्यान रखता था लेकिन उसने बिल्कुल भी रखना छोड़ दिया, विड्रॉल, आइसोलेशन, अपने आप को अकेला रखेगा और दूसरी जगह जाना बंद कर देगा, डिप्रेशन, फैटिग, एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर होगा। अगर आपने कोई बात कही तो बात बात पे आपसे लड़ने लगेगा, ठीक है, आपकी बात को डिनोट मतलब डिटोरिएट करेगा, डिटोरिएटिंग रिलेशनशिप्स विद द फैमिली एंड द फ्रेंड्स से, फैमिली से रिलेशंस अपने खत्म करना चाहेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, अपनी जो हॉबीज थी जैसे प्लेइंग था, कुछ या था, चैटिंग था, उन सब चीज़ों हॉबीज को खो देगा। इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, फ्लक्चुएशन, वेट लॉस, हेपेटाइटिस, भूख लगने में कमी आ सकती है और मतलब सारे ये सिम्टम्स चेंज हो सकते हैं। There may be even some far-reaching implications of drug alcohol abuse. The abuser unable to get money views. तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, वही सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेगा, कैसे चोरी करेगा, ठीक है, सारी चीज़ें सिस्टम उन्होंने बता रखा है, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रखा है एनसीईआरटी ने भी। Those who takes intravenously drugs, और इस पेज में उन्होंने ये बता रखा है कि कोई पर्सन अगर इंट्रावेनसली ड्रग ले रहा है तो HIV के होने के चांसेस, ठीक है, एड्स के होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं और कई बार मतलब ये कारण हो जाते हैं ड्रग्स और एड्स को फैलाने में। और कई बार तो बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल, और मतलब इसके अलावा भी ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और इन्फेक्टेड पीपल्स के द्वारा भी हो सकते हैं,
ये कोई कंफर्म मतलब जरूरी नहीं कि इसी से होंगे, लेकिन मतलब अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और वो सेम सिरिंज यूज़ करें, क्योंकि व्हेन मतलब कुछ लोग हीरोइन को मतलब या स्मैक को ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द इंजेक्शन, तो 4-5 पीपल बैठे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या करेंगे, वो डेली इंजेक्शन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो सेम इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। और काफ़ी सारे लोग जब एक करेंगे और एक पर्सन अगर उसमें इन्फेक्टेड है तो वो सारे पर्सन इन्फेक्टेड हो जाएंगे इसलिए। ड्रग्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आल्सो साइड इफेक्ट्स, कई बार ये हमारे लीवर को डैमेज करेगा, लीवर को डैमेज करेगा तो इसको सिरोसिस बोलते हैं, और ये प्रेगनेंसी को भी मतलब कई बार तो अबॉर्ट कर देता है। अदर मिसयूज ऑफ द ड्रग्स इन सर्टेन स्पोर्ट पर्सन्स, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं, एग्रेसिव बिहेवियर और ये सारा कुछ। और इस पेज में इंपॉर्टेंट क्या दे रखा है, क्लिटोरिस का साइज बढ़ जाएगा, डिप्रेशन होगा, मूड स्विंग होगा एबनॉर्मल, ये फेशियल ग्रोथ है, हेयर मतलब फेशियल पे हेयर्स आने लगेंगे इन दी गर्ल्स। मेल में क्या होगा, एक्ने होने लगेंगे, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिड्यूस, टेस्टिकल का साइज बढ़ने लगेगा, सॉरी डिक्रीज होने लगेगा, ब्रीज का साइज बढ़ने लगेगा, प्रीमेच्योर बाल्डनेस होने लगेगी, बाल गिरने लगेंगे, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे इफेक्ट्स हो गए। दीज इफेक्ट्स में परमानेंट विद प्रोलॉन्ग यूज, और ये इफेक्ट परमानेंट भी हो सकते हैं अगर इसका यूज चलता रहे। In the adolescents, male and the female severe facial hairs, acne, premature closure of the throat centers and the bones. ये सारी चीज़ दिखा रही है कि बोन्स का डेवलपमेंट रुक सकता है, ये सारी चीज़ें होगी। अब इसके प्रिवेंशन क्या है, कंट्रोल क्या है। The age old adage of prevention is better than cure. हर किसी डिजीज में ये होता है कि अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर आप प्रिवेंशन रखेंगे तो वो इलाज से काफ़ी हमेशा ही बढ़िया रहेगा। It is also true that the habits such as smoking, taking drugs, alcohols are more likely to be taken up at a young age or more during adolescence. ऐसा पॉसिबल है कि यंग एज और एडोलेसेंस में ये सारी हैबिट्स हो सकती हैं। Hence it is best to identify the situation that may push an adolescent towards the use of drug, alcohol and take remedial measures well in adult time. अब ये कह रहे हैं, ये सारी कंडीशंस हम देख रहे हैं कि चाइल्ड्स में हो रहा है, बच्चों में मतलब इसका यूज़ कर रहे हैं, और ओल्ड एज में हो रहा है, तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि हम उसका जो रीज़न है उस रीज़न पे ध्यान दें और वो रीज़न को हम खत्म करें। जैसे किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एकेडमिक डिप्रेशन आ रहा है, तो हम लोग उस किसी बच्चे को प्रेशराइज ना करें, क्योंकि एवरीवन हैज हिज हर ओन नीड्स एंड नीड्स, तो उसके बीच में हम लोगों को नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन सब के रिगार्ड्स में पेरेंट्स और टीचर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप लोग कैसे गाइड करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर दे रखी है एनसीईआरटी में। Parenting that combines with a high level of nurturance and consistent disciplines has been associated with the lower risk of the substance, alcohol, drugs, tobacco use. ऐसा देखा गया है, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है कि जो पेरेंट्स अपने मतलब चाइल्ड की प्रॉपर केयर करते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स में ये सारे केसेस बहुत नेग्लिजिबल रहे हैं। Some of the measures mentioned here would be particularly useful for the prevention or control of the alcohol drug abuse among the adolescents. और जितने हमने मेजर्स की बात कही, ये सारे यूजफुल हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर काउंसलिंग और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन चाइल्ड के अंदर होना, ये इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, किसी भी चाइल्ड के ऊपर अनड्यू पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए। एवरी चाइल्ड हैज हिज और ओन चॉइस एंड पर्सनैलिटी विच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नर्चर्ड। हर पर्सन की अपनी रिस्पेक्ट करनी होनी चाहिए, उसकी अपनी एबिलिटी होती है किसी काम को करने की, तो उस सबके बीच में कमेंट नहीं करना चाहिए। अ चाइल्ड शुड नॉट बी परस्यूड अनड्यूली परफॉर्म बियॉन्ड हिज आर लिमिट्स। हर पर्सन की अपनी लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि फिर वो पीयर प्रेशर में आएगा तो फिर कुछ ना कुछ गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, उसकी काउंसलिंग होना चाहिए। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिज हर फेस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस एंड एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर ऑफ पार्ट। उसको समझाना कि ये चाहिए बच्चे को कि फेलियर जो है वो लाइफ का ही पार्ट है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, तो फिर डिप्रेशन वाली चीज़ आएगी ही नहीं। इट वुड बी ऑल्सो बी वर्थवाइल टू चैनलाइज चाइल्ड एनर्जी इनटू हेल्थी परस्यूट्स लाइक स्पोर्ट्स, रीडिंग्स, योगा, एक्सरसाइज, और वो बढ़िया रहेगा कि आप किसी भी चाइल्ड को काउंसलिंग कर उसकी हैबिट्स को जैसे स्पोर्ट्स में ले जाइए, म्यूजिक में ले जाइए, योगा में ले जाइए, तो वो डिफरेंट थिंग्स में एडिक्टेड नहीं हो पाएगा। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स, अब अगर कोई पर्सन बाई चांस अगर इफेक्टेड हो भी गए तो उसकी पेरेंट्स और उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको कोऑपरेट करना चाहिए, उसको वहाँ से निकलने में हेल्प करनी चाहिए। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स शुड बी sought immediately so that you can guide appropriately। उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए
Help may be sought from the close trusted friends. Besides getting proper advice to sort out the problems, this would be young to prevent the feelings of anxiety and guilt. एवर क्या था, हमारा कोई पर्सनल फ्रेंड है, वो अफेक्टेड हो गया है, मतलब एडिक्टेड हो गया है, डिपेंडेंस हो गया, तो हमको अरे फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको उसके बेस्ट रिगार्ड में उसके पेरेंट्स से उस चीज़ के बीच में काउंसलिंग करनी चाहिए कि उस बच्चे के लिए क्या बेटर रहेगा और उसको हम कैसे उन सारी चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं. लुकिंग फॉर डेंजर साइंस. Alert parents and teachers need to look for and identify the danger signs discussed above. Even friends somehow the drug alcohol the use best interest of the concerns. जैसे जो हमने बात किया कि पेरेंट्स से उसके बेस्ट फ्रेंड को बात करनी चाहिए कि मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, उसको हम कैसे कोप आउट कर सकते हैं. Appropriate measures would be required to diagnose malady and the underlying cause causes. और उसके हिसाब से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. This would help in initiating proper remedial steps to our treatment. और ये सारे स्टेप्स उसको बाहर आने में उसकी काफ़ी सारी हद तक मदद कर सकते हैं. ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि हमने कवर अप किया. बाकी देखिए हम लोग आज हमारा ये चैप्टर जो है, देखिए इस लेक्चर में माइट बी यू हैव फेस सम प्रॉब्लम बिकॉज बीच में पीडीएफ ने गड़बड़ किया, बीच में स्नेक आया, कॉकरोच आया, तो ये सारे चीज़ें लगी रहेंगी. इन सब के रहते हम अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप जो पढ़ रहे हैं ना, आई माइट नॉट बी द बेस्ट, मतलब मैं अपने आप को बेस्ट टीचर नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं ऑनेस्टली पढ़ाऊँगा. रही बात ये आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये आज हमारा फिनिश होता है और नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे, हम अपने नए बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है जून 1 से, उसको हम स्टार्ट करेंगे, अपना लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे, फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे. क्लास 11-12 को कॉम्बिनेशनल मतलब साथ में लेंगे, अल्टरनेट डे पे उसको कैरी ऑन करेंगे. चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए. ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे अहेड.